बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एक रूल है फॉर कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेट टू ऑब्टेन थर्ड एलिमेंट ऑफ दैट सेट। मतलब हम एक सेट के दो एलिमेंट्स लें, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करें। ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो आंसर आए, अगर वो उसी सेट के अंदर हो तो हम कहते हैं कि जी ये ऑपरेशन इस सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी मतलब दो। कोई सा भी नॉन एम्प्टी सेट लें, उसके कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, उन पर वो ऑपरेशन अप्लाई करें। अगर ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो आंसर आए, अगर वो आंसर उसी सेट में हो तो हम कहते हैं कि जी ये ऑपरेशन इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट जी इज़ अ मैपिंग स्टार फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। जी क्रॉस जी क्या है? जी क्रॉस जी में हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होंगे, जिसे हम कार्टीजियन प्रोडक्ट कहते हैं। हम एक ऑर्डर पेयर लेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे जी क्रॉस जी में से, उन पर ऑपरेशन स्टार अप्लाई करेंगे। स्टार कोई भी ऑपरेशन है, जमा है, माइनस है, कुछ भी है, हमने इन जनरल रखा है स्टार। हम दो एलिमेंट्स पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो जी में ही होगा। एक फंक्शन है, एक मैपिंग है, जैसे हम कहते हैं एफ इज़ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। यहाँ से डोमेन ली तो ये को डोमेन में आंसर आएगा। तो इसी तरह जी क्रॉस जी जो है ये इस फंक्शन की डोमेन है। जब हम अप्लाई करेंगे तो आंसर कहाँ आएगा? आंसर जी में आए। अगर ये मैपिंग हमारे पास हो तो हम कहेंगे जी ये स्टार जो है वो जी पर क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे हम मिसाल के तौर पर कहते हैं ना एफ़ ऑफ एक्स, तो अब यहाँ एफ़ की जगह स्टार है। स्टार को हमने G1, G2 पर अप्लाई किया है। जो स्टार है वो इस ऑर्डर पेयर पर अप्लाई होगा इस तरह से, और अगर वो आंसर दोबारा जी में आए तो हम कहेंगे कि ये ऑपरेशन जो है इस सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे मिसाल के तौर पर हम रियल नंबर्स लें, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी दो रियल नंबर लें, 2 + 3 5, वो अगेन एक रियल नंबर है। कोई से भी दो रियल नंबर्स उठाएं, उन्हें ऐड करें तो आंसर दोबारा रियल नंबर आएगा। इसका मतलब ये है कि एडिशन सेट ऑफ रियल नंबर्स पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। एडिशन क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। सिमिलरली अगर हम z क्रॉस z लें, सेट ऑफ इंटीजर्स लें, कोई से भी दो इंटीजर्स लें, उनको ऐड करें तो आंसर दोबारा से इंटीजर ही आएगा। 2 और 3 लिए, इनको ऐड किया तो आंसर 5 है। 5 भी एक इंटीजर है। मतलब कि जो जमा एडिशन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स पर एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लें, हम कोई से भी दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 5 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या है? 2 है, जो कि एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर हम 3 - 5 करें तो वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। जिसका मतलब है कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हमने कहा है कि फॉर ऑल, कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, कोई से भी, उन पर ऑपरेशन अप्लाई करें तो आंसर दोबारा से उसी सेट में आना चाहिए। डिवीजन क्या सेट ऑफ इंटीजर्स पर बाइनरी ऑपरेशन है? सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स पर, या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स पर। अब क्योंकि ज़ीरो इन तमाम सेट्स के अंदर है तो किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। मतलब कि डिवीजन जो है वो इन सेट्स पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अगर हम Q, R और C में से ज़ीरो को निकाल दें तो फिर डिवीजन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। कोई से भी दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करें तो आंसर अगेन रैशनल नंबर आएगा। रियल नंबर्स को डिवाइड करें तो आंसर रियल नंबर आएगा। कम्प्लेक्स नंबर्स को करें तो वो भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। मतलब कि डिवीजन जो है वो इन सेट्स पर बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन में कुछ आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कि एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव, लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। एसोसिएटिव क्या है?
अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को देखें, अगर हम कोई से भी 3 रियल नंबर्स लें 2, 3 एंड 4, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि एलिमेंट्स को हमने ग्रुप कैसे किया है ये मैटर नहीं करता। एलिमेंट्स को हमने ग्रुप कैसे किया, ये ग्रुप थ्योरी वाला नहीं है। हमने किस तरह से, यानी हम कोई से भी पहले 2 एलिमेंट्स पर ऑपरेशन अप्लाई करें, फिर जो आंसर आए उसे तीसरे एलिमेंट के साथ अप्लाई कर दें, चाहे हम इन 2 पर ऑपरेशन अप्लाई करें और फिर उसे G1 के साथ ऑपरेट करें तो आंसर सेम आएगा। हमने लिया था 2, 3 और 5, 2, 3 और 4। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि चाहे आप पहले 2 को 3 में ऐड करें, उसका जो आंसर आए 5 उसे 4 में ऐड कर दें, या 3 और 4 को पहले ऐड करें और फिर उसे 2 में ऐड करें तो आंसर सेम होगा। तो आंसर क्या होगा, सेम। मतलब एलिमेंट्स को हमने ग्रुप कैसे किया है ये मैटर नहीं करता। हम G1 और G2 पर पहले ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, फिर G3 के साथ, फिर या G2 को G3 के साथ, फिर G1 के साथ, तो हमारे पास आंसर सेम होगा। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि एलिमेंट्स की पोजीशन मैटर नहीं करती, चाहे 2 को 3 में ऐड करें या 3 को 2 में ऐड करें, आंसर सेम है। तो यहाँ पर स्टार है इन जनरल, ये जो हमने एक एग्जांपल लिया है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स पर एडिशन की है। इन जनरल हमने स्टार रखा है, तो एलिमेंट्स की पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती कम्यूटेटिव लॉ के अंदर। लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ क्या है कि अगर हमारे पास फॉर G1 और G2 कोई 3 एलिमेंट्स हैं, G1 स्टार G1 इज़ इक्वल टू G स्टार G2 है, तो हम लेफ़्ट साइड से G को कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेफ़्ट कैंसलेशन लॉ ये है। सिमिलरली राइट कैंसलेशन लॉ है। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है कि हम उसे किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन के लिहाज से अप्लाई करें तो वो उस एलिमेंट पर कोई फ़र्क ना डाले, असरअंदाज ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स लें, ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं 2 में ऐड करूं तो आंसर 2 ही रहे, मतलब फ़र्क ना पड़े। आइडेंटिटी का फंक्शन क्या है कि आप ऑपरेशन के लिहाज से उसे अप्लाई करेंगे तो दूसरे एलिमेंट में कोई भी तब्दीली या कोई भी फ़र्क नहीं होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। क्यों कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर हम 2 के अंदर 0 को ऐड करें तो आंसर 2 ही है। मतलब 0 एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर हम 2 में ऐड करें या किसी भी एलिमेंट में ऐड करें सेट ऑफ रियल नंबर्स के, तो वही आंसर आएगा, मतलब 0 उस पर असरअंदाज नहीं होगा। तो ये आइडेंटिटी है, एक ऐसा एलिमेंट कि हम एक ऐसा एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट E जिसे हमने E कहा है कि G के साथ अप्लाई करें, चाहे लेफ़्ट साइड से चाहे राइट साइड से, तो आंसर में हमें G ही मिले। ये आइडेंटिटी है। और इन्वर्स क्या है, इन्वर्स ये है कि अगर कोई एलिमेंट G है तो G को मैं किस एलिमेंट के साथ अप्लाई करूं कि आंसर E आ जाए। G को यानी कोई ऐसा एलिमेंट मैं तलाश करूं कि मैं G और उस एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करवाऊं तो आंसर आइडेंटिटी आए। ये है इन्वर्स। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 2 है, तो 2 में मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, वो है -2। 2 का इन्वर्स है -2। अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें, मैं 2 को ऐसे किस नंबर से ज़रब दूं कि आंसर 2 ही रहे, तो 1 है, यानी 1 यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब अगर मैंने 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो 2 को मैं किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए, वो है 1/2। तो ये उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स। यानी ऑपरेशन के लिहाज से हम एक ऐसा एलिमेंट तलाश करेंगे, अगर G बिलोंग्स टू G है तो देयर एग्जिस्ट G इन्वर्स बिलोंग्स टू G सच डैट के G स्टार G इन्वर्स इज़ इक्वल टू G इन्वर्स स्टार G इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। आगे है हमारे पास ग्रुप वाइड। हम क्योंकि आगे जाकर ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे, ग्रुप जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। 4 एक्सियम्स हैं हमारे पास, उन 4 में पहला क्या है, पहला ये है कि बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास हो,
मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से क्लोज़ हो। डिफ़ाइंड बाइनरी ऑपरेशन सेट पर डिफ़ाइंड हो। डिफ़ाइंड मतलब कि हम दो एलिमेंट्स लें, ऑपरेशन अप्लाई करें तो आंसर उसी सेट में आए, तो हम कहेंगे जी ये क्लोज़ है या ऑपरेशन डिफ़ाइंड है, यानी इस ऑपरेशन के लिहाज से ये जो सेट है इस पर ये बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइंड है या इस ऑपरेशन के लिहाज से ये सेट क्लोज़ है। क्लोजर लॉ हमारे पास होल्ड करे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है उसे हम ग्रुप वाइड भी कहते हैं। अगर कोई भी सेट पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइंड हो, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, तो हम कहेंगे कि वो जो अलजेब्राइक सिस्टम है, अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पर हम एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस को डिफ़ाइन कर दें तो वो अलजेब्राइक सिस्टम बन जाता है। अलजेब्राइक सिस्टम या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइंड कर दिया, क्योंकि जब हमने कह दिया कि बाइनरी ऑपरेशन डिफ़ाइंड है तो इसका मतलब ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो क्लोजर लॉ है वो होल्ड करता है। जब क्लोजर लॉ होल्ड करेगा तो वो जो अलजेब्राइक सिस्टम है वो हमारे पास क्या होगा, वो ग्रुप वाइड कहलाएगा। यानी कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, ऑपरेशन अप्लाई करें तो जो आंसर आए वो उसी सेट के अंदर आना चाहिए, तो वो क्या होगा, ग्रुप वाइड। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर एडिशन ग्रुप वाइड है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप वाइड है। सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप वाइड है। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी क्या है, ग्रुप वाइड है। कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, ऑपरेशन अप्लाई करें तो आंसर उसी सेट में आएगा। लेकिन अंडर सब्ट्रैक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रुप वाइड नहीं है। डिवीजन भी नहीं है, सेट ऑफ रियल नंबर्स भी नहीं है डिवीजन के लिहाज से। कम्प्लेक्स नंबर भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो है। और सेट ऑफ इंटीजर्स में तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, दो को हम तीन पर तकसीम करें तो वो एक इंटीजर नहीं है। अगर हम इनमें से ज़ीरो निकाल दें तो वो फिर अंडर वो डिवीजन के लिहाज से क्या होगा, ग्रुप वाइड होगा। क्लोजर लॉ जो है वो होल्ड करेगा। अगर हमें चेक करना हो कि कोई भी सेट जो है वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिहाज से क्लोज़ है या नहीं, तो हम एक टेबल बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से या एडिशन के लिहाज से, और इस टेबल के अंदर हम जो उसके एलिमेंट्स हैं उन्हें रो वाइज और कॉलम वाइज लिख लेते हैं। जैसे हमने चेक करना था कि जी जो है वो अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज़ है, तो हमने 1 - 1 और 1 - 1 रो और कॉलम वाइज लिख लिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर यहाँ आ जाएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर यहाँ आ जाएगा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आंसर, और -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 है। अब ये तमाम एलिमेंट्स 1 - 1 अगेन देखें तो इसी सेट के अंदर हैं। मतलब कि जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं इस टेबल की मदद से। तो ये शो कर रहा है कि ये सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज़ है। कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, उन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसी सेट के अंदर है। लेकिन अगर अंडर एडिशन देखें, 1 को 1 में ऐड करें तो आंसर 2 है। 2 इस सेट के अंदर नहीं है, मतलब कि ये अंडर एडिशन क्लोज़ नहीं है हमारे पास। ये हमारे पास एक सेट है जो कि 1 के यूनिटी के 3 रूट्स हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हमें पता है कि इनका सम जो है वो ज़ीरो होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने देखना है कि ये क्या है। अब हमारे पास, और दूसरी बात, ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है। हम रो वाइज और कॉलम वाइज एलिमेंट्स को लिख लेंगे। पहले इस एलिमेंट को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखते जाएंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया, 1 को ओमेगा से किया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ये यहाँ पर। उसके बाद अगर हम ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा है, ओमेगा को ओमेगा से करें, ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करें तो वो ओमेगा क्यूब 1 है। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास एक टेबल बन जाएगा। अब ये तमाम एलिमेंट्स इसी सेट में हैं। जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स थे वो इस टेबल की मदद से हमने देख लिए। अब अगर देखा जाए आगे जाकर हम देखेंगे कि क्या ये सेट ग्रुप फॉर्म करता है। ये ग्रुप वाइड है। फिर है हमारे पास सेमी ग्रुप। हमने कहा था कि ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अगर कोई भी सेट 2 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे तो वो सेमी ग्रुप बन जाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि क्लोजर लॉ हो, यानी बाइनरी ऑपरेशन हो हमारे पास सेट पर।
बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे। अगर कोई सेट दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा? ग्रुप, सेमी ग्रुप। आगे है आइडेंटिटी। अगर किसी भी सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे, ऑपरेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट भी डिफरेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? डिफरेंट। ऑपरेशन के लिहाज से सेट ऑफ रियल नंबर्स में अंडर एडिशन हमारे पास ज़ीरो आइडेंटिटी थी, लेकिन अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में से ज़ीरो निकाल दें और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वहाँ पर वन आइडेंटिटी है। ज़ीरो को हमने क्यों निकाला है तो आगे जाकर हम देखेंगे कि ये ज़ीरो निकालने के बाद हमारे पास ग्रुप बनता है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे तो वो क्या होगा? मोनाइड। यानी ऐसा सेट जिस पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो, जिस पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे और जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेशन के लिहाज से एग्जिस्ट करे, वो क्या होगा? मोनाइड। यानी जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, जी स्टार, जी जो है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, वो मोनाइड है। और ग्रुप क्या है? ग्रुप एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर चार प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली क्या है कि बाइनरी ऑपरेशन हो हमारे पास सेट पर डिफाइंड, यानी ऑपरेशन के लिहाज से वो सेट क्लोज हो। क्लोज का क्या मतलब है? कोई से भी दो एलिमेंट्स लें, उन पर ऑपरेशन अप्लाई करें तो आंसर अगेन उसी सेट में आना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे और हर एलिमेंट का इन्वर्स हो। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर लॉ। दूसरी है एसोसिएटिव लॉ। तीसरी है आइडेंटिटी। और चौथी प्रॉपर्टी है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करे। अगर हर एलिमेंट का इन्वर्स हो, आइडेंटिटी हो, एसोसिएटिव लॉ हो और क्लोजर लॉ होल्ड करे तो वो सेट क्या होगा? वो ग्रुप होगा। पहले हम चेक करेंगे क्लोजर लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर आइडेंटिटी और फिर इन्वर्स। तो वो सेट क्या होगा? वो हमारे पास होगा ग्रुप। हमारे पास एम्प्टी ग्रुप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स हैं वो हमेशा नॉन एम्प्टी सेट्स पर ही हम डिफ़ाइन करेंगे। जो ज़ीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास, और जो वन है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को हम इस तरह से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, एडिटिव इन्वर्स। अगर ए कोई एलिमेंट है तो उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस ए है। अगर ए कोई एलिमेंट है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/a। अगर ग्रुप जो है वो जी जो है वो ग्रुप है अंडर एडिशन तो वो एडिटिव ग्रुप है। अगर वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है तो वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। हम वी मे डिनोट अ ग्रुप बाय जी, यानी हम जी के साथ भी हम ये लिखने की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं जब हमें कोई मतलब कोई इशू ना हो कन्फ्यूजन का। फाइनाइट ग्रुप और इन्फिनिट ग्रुप क्या है? अगर ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हों तो वो फाइनाइट ग्रुप है। अगर ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन्फिनिट हों तो वो इनफाइनाइट ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ़ ग्रुप क्या है? ऑर्डर ऑफ़ ग्रुप है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर जो नंबर एलिमेंट्स की तादाद है वो ऑर्डर है। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो उसका ऑर्डर फाइनाइट होगा, हम कह देंगे जी ऑर्डर n है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स n है। अगर ऑर्डर इन्फिनिट है तो अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं तो हम कहेंगे कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है। ऑर्डर ऑफ़ एलिमेंट क्या है? ऑर्डर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो हमारे पास एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। पॉजिटिव इंटीजर और लीस्ट 1 2 3 एंड सो ऑन। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है सच दैट कि हम एलिमेंट कोई भी एलिमेंट a था हमारे पास ग्रुप का और हम फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से उसका ऑर्डर चेक कर रहे हैं। तो ऑर्डर क्या है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है सच दैट कि आप उस एलिमेंट को अपने आप के साथ कम से कम उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए। मतलब कि ऑर्डर ये है कि हम किसी एलिमेंट को अपने आप के साथ कम से कम n टाइम्स मल्टीप्लाई करें सच डैट कि आंसर आइडेंटिटी आ जाए। तो हम कहेंगे कि n क्या है? उसका ऑर्डर है। मतलब a n टाइम्स a रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो n क्या होगा? n उसका ऑर्डर होगा।
n से छोटे किसी भी नंबर पर, किसी भी इंटीजर पर आंसर आइडेंटिटी नहीं आएगा। ऑर्डर ये है, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है n सच डैट a रेज़ टू पावर n कह लें या g रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। इससे बड़े किसी नंबर पर आइडेंटिटी आ जाए हमें उससे गर्ज़ नहीं है, लेकिन n से छोटे किसी भी नंबर पर आइडेंटिटी नहीं आनी चाहिए। हमें इस चीज़ से गर्ज़ है कि n से छोटे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर पर आंसर आइडेंटिटी नहीं आना चाहिए। g रेज़ टू पावर n का मतलब क्या है, g n टाइम्स g जो है वो अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होने के बाद हमें आंसर में क्या दे रहा है, आइडेंटिटी। तो वो उसका क्या है, ऑर्डर। अगर अंडर एडिशन होगा तो हम g को ऐड करते जाएंगे, g प्लस g, टोटल n टर्म्स होंगी, आंसर आइडेंटिटी आएगा, उसे हम लिख सकते हैं ng। तो ये क्या होगा, n इसका ऑर्डर होगा। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है कि आप उसे बाइनरी ऑपरेशन जो है, हमारा कोई भी ऑपरेशन हो, हम उसे बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से अपने आप के साथ अप्लाई करें, आंसर दोबारा हमें वही आ जाए, हमें दोबारा वही एलिमेंट मिले। जैसे x को हम x के साथ अप्लाई करें, आंसर x आ जाए, x रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल टू x, तो हम कहेंगे कि x क्या है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। आगे एक रिज़ल्ट है कि जो हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है ग्रुप के अंदर, वो सिर्फ आइडेंटिटी है। हम आइडेम्पोटेंट, द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ इट्स आइडेंटिटी। ग्रुप के अंदर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एक ही है और वो है आइडेंटिटी। जब हम रिंग में जाएंगे तो रिंग में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर किसी रिंग में सारे ही आइडेम्पोटेंट हो तो वो बूलियन रिंग है। अगर सेट के अंदर, ग्रुप के अंदर कोई आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो वो आइडेंटिटी है। हम लेट करते हैं कि x आइडेम्पोटेंट है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स, यानी अपने आप के साथ अप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर x आ गया दोनों तरफ। क्योंकि अब g ग्रुप था, g ग्रुप है, x उसका एलिमेंट है, x उसका एलिमेंट है तो x इन्वर्स भी g में होगा। हमने कहा था कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो x इन्वर्स अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये x इज़ इक्वल टू ई आ गया। आगे है हमारे पास अबेलियन रिंग। हमने कहा था कि ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली क्या है, क्लोजर लॉ, दूसरी है एसोसिएटिव, तीसरी है आइडेंटिटी, और चौथी है कि हर एलिमेंट का इन्वर्स हो। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ के साथ कोई भी सेट 5वीं प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे तो हम उसे कहेंगे अबेलियन रिंग। हम उसे क्या कहेंगे, अबेलियन रिंग। वो 5वीं प्रॉपर्टी क्या है, वो है कम्यूटेटिव लॉ। अगर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे सेट के अंदर तो हम कहेंगे वो अबेलियन रिंग है। कम्यूटेटिव लॉ क्या था कि एलिमेंट्स की पोजीशन मैटर नहीं करती, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें। हमारे पास ऐसे ग्रुप्स भी होंगे जहाँ पर ये लॉ होल्ड नहीं करेगा, तो ऐसा ग्रुप जिसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ना करे वो क्या है, वो है नॉन अबेलियन रिंग। वो क्या है, मैंने रिंग कह दिया, नॉन अबेलियन ग्रुप। आगे है हमारे पास कैलेज टेबल। जो हमने पहले पीछे एक टेबल बनाया था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से, वो हमारे पास कैलेज टेबल है। कैलेज टेबल की मदद से हम क्या करते हैं कि हम ग्रुप का स्ट्रक्चर चेक करते हैं बाय शोइंग ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। यानी ग्रुप के एलिमेंट्स के जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लिख लेते हैं उस टेबल की मदद से, और फिर उस टेबल की मदद से हम जो हमारा ग्रुप होता है उसका हम फाइनाइट ग्रुप का, ये बात याद रहे कि ये सिर्फ फाइनाइट ग्रुप्स के लिए है, हम ग्रुप के एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर चेक करते हैं। हम कैलेज टेबल की मदद से ये भी देख सकते हैं कि क्या ये अबेलियन ग्रुप है। हम ये भी देख सकते हैं कि आइडेंटिटी कहाँ, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, किस एलिमेंट का इन्वर्स क्या है, यानी एलिमेंट्स का इन्वर्स भी हम वहाँ से निकाल सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि ग्रुप जो है वो हमारा अबेलियन है या नॉन अबेलियन है, यानी हम ग्रुप का स्ट्रक्चर देखेंगे कैलेज टेबल की मदद से। अगर जो कैलेज टेबल है अगर वो मेन डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक हो, अब हम आगे जाकर देखेंगे कैलेज टेबल, तो फिर देखेंगे कि मेन डायगोनल क्या है। अगर उसके रिस्पेक्ट में वो सिमेट्रिक होगा तो हम कहेंगे कि जी ये जो है हमारे पास अबेलियन ग्रुप है। Z जो है वो अंडर एडिशन हमारे पास एडिटिव ग्रुप है और ये अबेलियन भी है, ठीक है। लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स का इन्वर्स नहीं है हमारे पास।
ज़ीरो का इन्वर्स भी नहीं है, 1 का भी नहीं है, 2 का, 3 का। अगर हम ज़ीरो को निकाल भी दें फिर भी एलिमेंट्स का इन्वर्स नहीं है। ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हैं। अगर इनमें से ज़ीरो निकाल दें तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप हैं। जी इज़ इक्वल टू +-1 का हमने पहले टेबल बनाया था। ये +-1 क्या है? ये 1 के 2 रूट्स हैं, यूनिटी के 2 रूट्स ऑफ यूनिटी हैं +-1। इसका टेबल हमने पहले बनाया था। 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 है। 1 को -1 से किया तो -1, मतलब कि 1 जो है उसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब 1 जो है ये आइडेंटिटी है। -1 को 1 से किया था तो -1 है। 1 क्या है? आइडेंटिटी। अब हमने कहा था कि ए को ए इन्वर्स के साथ अप्लाई करें तो आंसर ई आए। मैंने -1 को -1 से ज़रब दिया तो आंसर 1 आया। 1 आइडेंटिटी है, मतलब -1 का जो इन्वर्स है हमारे पास वो -1 है। अब क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन है हमें चाहिए ऑर्डर। अब आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होगा, ये बात याद रहे। हमें चाहिए -1 का ऑर्डर। अगर मैं -1 की पावर 1 लूँ तो वो -1 है, मैं -1 की पावर 2 लूँ तो वो फिर 1 है, मैं -1 की पावर 3 लूँ तो वो -1 है, -1 की पावर 4 लूँ तो वो क्या है? वो 1 है। 2 पर हमारे पास 1 है, 4 पर भी 1 है। हमने कहा था लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑर्डर है, मतलब 2 इसका क्या है? ऑर्डर है। 2 -1 का ऑर्डर है। इन्वर्स आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होगा और -1 का इन्वर्स -1 है। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो तो वो अपने आप का इन्वर्स होता है, तो A इज़ इक्वल टू A इन्वर्स होगा। किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो तो वो सेल्फ इन्वर्स है। आगे हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, इसका भी हम पहले टेबल बना चुके हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 है, 1 को ओमेगा से ओमेगा, 1 को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि 1 यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैं ओमेगा को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आए, तो मैं ये देखूँगा। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया तो आंसर 1 आया, मतलब कि ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया तो आंसर 1 आया। अगर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स है तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का इन्वर्स होगा, ये आपस में इन्वर्स होंगे। मतलब कि ये हमारे पास क्लोजर लॉ भी होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ कैसे चेक करेंगे? अगर पहली रो और पहला कॉलम सेम हो तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। हमने कहा था मेन डायगोनल ये है। अगर इस डायगोनल के अबाउट ये सिमेट्रिक हो, ये 3/3 का एक मैट्रिक्स ही बन गया है हमारे पास। 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। अगर इस के अबाउट ये सिमेट्रिक हो तो हम कहेंगे कि ये अबेलियन है। और ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है, यहाँ ओमेगा है तो यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, मतलब कि ये अबेलियन भी है और ये ग्रुप भी है। ओमेगा 1 का ऑर्डर 1 है। ओमेगा की पावर अगर मैं 1 लूँ तो आंसर ओमेगा है। ओमेगा की पावर 2 लूँ तो आंसर ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा की पावर 3 लूँ तो वो 1 है। 4 लूँगा तो वो मेरे पास क्या आएगा? अगर मैं 4 लूँगा तो ओमेगा आ जाएगा, 5 लूँगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 6 लूँगा ओमेगा आएगा, 3 पर भी 1, 6 लूँगा तो 1 आएगा, 3 पर भी 1 है, 6 पर भी 1 है, मतलब 3 इसका ऑर्डर है। 3 इसका क्या है? ऑर्डर। ओमेगा का ऑर्डर 3 है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के इन्वर्स थे। अगर ए का ऑर्डर 3 है तो ए के इन्वर्स का ऑर्डर भी 3 होगा, यानी एलिमेंट का और उसके इन्वर्स का ऑर्डर सेम होता है, तो ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। आगे हमारे पास एक ग्रुप है जिसे हम V4 भी कहते हैं, क्लाइन 4 ग्रुप, जिसके अंदर E, A, B और AB ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब A का, B का और AB का ऑर्डर जो है वो हमारे पास 2 है। अगर मैं आइडेंटिटी को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो यही आ जाएगा। अगर मैं A को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर A है। A को A से मल्टीप्लाई करूँ तो A स्क्वायर होगा। अब A स्क्वायर मुझे नहीं पता किसके बराबर है। A स्क्वायर या तो आइडेंटिटी के बराबर होगा या A स्क्वायर जो है वो A के बराबर होगा। हम लेट कर लेते हैं कि जी A स्क्वायर जो है वो A के बराबर है। ठीक है, A जो है वो ग्रुप में था, सेट में था, तो इसका इन्वर्स हम कहते हैं जी इसका इन्वर्स A इन्वर्स इसका इन्वर्स है। दोनों तरफ अप्लाई किया
तो ये क्या बन जाएगा, ये आइडेंटिटी। इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी है ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर ए स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए हो तो ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, लेकिन ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ए और आइडेंटिटी डिफरेंट हैं। इसका मतलब ये है कि ए स्क्वेयर इज़ नॉट इक्वल टू ए। तो ए स्क्वेयर जब ए के इक्वल नहीं है तो ए स्क्वेयर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा। इस तरह से हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए बी आ जाएगा। ए को ए इंटू ए बी करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो बी आ जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वेयर क्या है, ए स्क्वेयर हमारे पास आइडेंटिटी है। सिमिलरली हम बाकी एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ए का और बी का ऑर्डर 2 है, ठीक, क्योंकि हमने ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आइडेंटिटी है। अगर हम, तो इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट अपने अपने आप का इन्वर्स है। ए का इन्वर्स ए है, ए बी का इन्वर्स जो है वो ए बी है, बी का इन्वर्स बी है। हेयर ऑर्डर ऑफ ई इज़ 1 एंड ऑर्डर ऑफ ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 2। आगे है हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, यानी 1 के 4 रूट हैं, +-1 + आयोटा। अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रुप है, हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास टेबल बन जाएगा, इजीली हम बना लेंगे। अगर हम देखें -1 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, यानी माइनस आयोटा का इन्वर्स आयोटा है, आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है, और -1 का इन्वर्स -1 है। अब मैंने निकालना है आयोटा का ऑर्डर। आयोटा रेज़्ड पावर 1 आयोटा है, आयोटा की पावर 2 लूँगा तो वो -1 है, पावर 3 लूँगा तो वो माइनस आयोटा है, पावर में 4 लूँगा तो वो 1 है, अगर मैं 5 लूँगा, 6, 7, 8 लूँगा तो वो फिर हमारे पास 1 आएगा। हमें ये पता है कि आयोटा की पावर 4 हो, 8 हो, 12 हो तो वो 1 होता है। मतलब आयोटा का ऑर्डर क्या है, 4। आयोटा का इन्वर्स क्या था, माइनस आयोटा, उसका ऑर्डर भी 4 होगा। हमने कहा है एलिमेंट का और उसके इन्वर्स का ऑर्डर सेम है। 1 का ऑर्डर 1 है और -1 का ऑर्डर 2 है, और ये -1 का इन्वर्स -1 है, आयोटा का माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का आयोटा।